Hello and welcome to the Shada Uniqlo classes. So hopefully you all are doing great. So today I am here to discuss about the Indian Penal Code 1882. Indian Penal Code 1882 and today's topic is related to section 34 and section 38. कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। ओके, सो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि रिलेटेड है जर्नल एक्सप्लेनेशन से। जर्नल एक्सप्लेनेशन चैप्टर 2, जिसमें आज का जो टॉपिक है 34, 38, 34 कॉमन इंटेंशन। अक्सर आप लोगों ने जब भी आपके ऊपर कोई सेक्शन लगता है, कोई धारा लगती है, तो उसके साथ आपने देखा होगा सेक्शन 34 को लगे हुए। हमेशा आपने किस तरीके से देखा होगा, लाइक 34/302 आपने देखा होगा, इसके साथ ऑब्लिक करके आगे कोई भी सेक्शन आपके ऊपर लगे हुए 303 लगा होगा, या इसी तरीके से सेक्शन बढ़ाए जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा 34 लगा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 392 लगा हुआ, 34/392 लगा हुआ है। इस तरीके से इस सेक्शन को आपने बहुत बार देखा होगा, ठीक है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी एग्जाम की, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं क्लैट एग्जाम की, जो तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट है एलएलबी के, जो स्टूडेंट है किसी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जहां लॉ पढ़ाई जाती है, तो आपको मैंने जब आईपीसी स्टार्ट कराई थी तब भी मैंने ये चीज़ क्लियर करी थी कि आईपीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। इन जनरल लाइफ अगर आप देखोगे तो आईपीसी बहुत अच्छे से फॉलो होता है, लेकिन हो सकता है कि कई स्टेट में आईपीसी नहीं हो, जैसे बिहार, वहाँ आईपीसी आपको नहीं पढ़ना, लेकिन वहीं आप एपीओ करेंगे तो वहाँ पे आईपीसी फिर आ जाएगी। तो आईपीसी किसी ना किसी रूप में आपको देखने को मिलती है। जब आपको आईपीसी देखने को मिलती है तो आप कुछ सेक्शन आईपीसी के ऐसे हैं जो आपकी जनरल लाइफ में भी आपके साथ कवर हो जाते हैं। जैसे सेक्शन 34 उसमें से एक है, सेक्शन 302 है ना, नेग्लिजेंस वाला पार्ट। जैसे आपके साथ नेग्लिजेंस हुआ वो, या आपके साथ चोरी वाला पार्ट, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चैप्टर, या आपका बॉडी से रिलेटेड चैप्टर। ये कुछ ऐसे हैं जो आपके लाइफ में यूज होते ही होते हैं। तो क्यों ना इन सेक्शन के बारे में मैं उन लोगों से जो मेरी वीडियोस देखते हैं, एक यही है कि इसको आप जितना शेयर कर सकते हो करिएगा, क्योंकि ये आपके उन राइट्स को बताते हैं जो आपके राइट्स हैं एक्चुअल में, और आप जिनको यूज़ नहीं कर पाते हो। जहाँ, जैसे मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ, जहाँ आप राइट पढ़ते हैं वहाँ आपको ड्यूटीज़ पढ़ना भी जरूरी है। तो सेक्शन 34 कहता है कि आपका राइट क्या है, लेकिन आप कहाँ लायबल भी हो सकते हो, तो आपकी ड्यूटी भी क्या है, ठीक है। तो वही चीज़ आपको बताते हैं सेक्शन 34 में। सेक्शन 34 जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये बात करता है कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन मीन होता है सामान्य आशय। सामान्य आशय, जहां एक व्यक्ति की इंटेंशन कॉमन इंटेंशन में कन्वर्ट हो जाती है तो वो वहां बोलते हैं कि उन लोगों ने मिलकर वे कार्य कर दिया है, ठीक है। वही एक वर्ड हम देखते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट। क्या देखते हैं? कॉमन ऑब्जेक्ट या कॉमन इंटेंशन, ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है समान, यानी कि एक होता है ये जो होगा हमारा क्या होगा, क्या होगा, सामान्य, और एक होता है हमारा समान। सामान्य और समान में क्या डिफरेंट है यही बताएंगे आज हम आपको अपने इस टॉपिक में, जो है हमारा 34 एंड 38। देखिए, में जैसा मैंने बताया कि जो हम बात कर रहे हैं सेक्शन 34 की, सेक्शन 34 कहता है कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन के साथ अगर कोई व्यक्ति कोई ऑफेंस करता है तो वो व्यक्ति ऐसे लायबल होगा कि उसने वो अपराध खुद ही किया है। एक जनरल लैंग्वेज में मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन इसके एसेंशियल्स क्या हैं, इस एक्ट के, इस सेक्शन के एसेंशियल क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो वो मैंने आपको कीवर्ड्स में यहाँ पे डिवाइड कर दी है। देखिए, सेक्शन 34 जो बात करता है सामान्य आशय की। सामान्य आशय जो आपका क्रिमिनल इंटेंशन है। एक चीज देखिए, मेंसरिया हमेशा क्या होती है, पनिशेबल होती है। जहां आपके मेंसरिया आ जाता है, एक्टस रिया कभी भी पनिशेबल नहीं होती, लेकिन मेंसरिया हमेशा पनिशेबल होती है।
एक्टस रिया, एक्ट आप किसी भी तरीके का करते, जरूरी तो नहीं वो क्रिमिनल इंटेंशन के साथ हो। मेंस रिया मतलब आपकी इंटेंशन रॉन्ग है, तो यहाँ मेंस रिया वर्ड को इंक्लूड करते हुए हम चलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग इज डैट कि आप लोगों को क्या करना है यहाँ पे जनरल एक्सप्लेनेशन की जो हम सेक्शन 34 में बता रहे हैं वो फर्स्ट की पॉइंट निकालना है, एन ऑफेंस कमिटेड। देखिए एक व्यक्ति कभी भी ऑफेंस करने जाएगा तो क्या करेगा, ऑफेंस करेगा, यानी कि वो कोई ऐसा ऑफेंस कमिट करेगा जो ऑफेंस हो और जिसके लिए पनिश का प्रावधान हमारे आईपीसी के अंदर, हमारे सीआरपीसी के अंदर होना चाहिए। क्लियर? ओके। कॉमन इंटेंशन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमेशा क्या होता है, कॉमन इंटेंशन अगर एक व्यक्ति करेगा तो एक को पनिशमेंट मिलेगा, जब एक से अधिक व्यक्ति मिलके कर रहे हैं तो क्या होगा, उन लोगों की इंटेंशन एक सी होनी चाहिए, कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए। तो फर्स्ट एन ऑफेंस कमिटेड, कोई एक ऐसा अपराध घटित किया गया हो। सेकंड, बाय मोर देन वन पर्सन, क्या कहा, एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा। थर्ड, in furtherance of common intention is a very important and very most important essential of this section. Why? Just because in furtherance कौन सी furtherance, जहां इनकी common intention मिली, जहां इनकी common intention मिली, intention मिली तो क्या हुआ, offense commit हुआ, offense commit हुआ किनके द्वारा, more than one person। मान लीजिए यहाँ पे 5 पर्सन है, मान लीजिए 5 पर्सन यहाँ पे हैं, 5 पर्सन के साथ कॉमन इंटेंशन मिली, इन लोगों ने एक प्लानिंग करी, एक तैयारी करी की एक ऑफेंस कमिट करने की। एक ऑफेंस कमिट करने की जब वो तैयारी करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे मोर देन वन पर्सन मिले और उस ऑफेंस जो उन्होंने अभी तक तैयारी की थी उसमें एक ऑफेंस कमिट कर दिया। कौन किसमें कर दिया, उस ऑफेंस के फर्दरेंस में, उस जो तैयारी थी उस तैयारी के साथ साथ, उस षड्यंत्र के साथ साथ उन्होंने ये ऑफेंस कर दिया। अब इसमें क्या आता है, तो इसमें इन्होंने कहा कॉमन इंटेंशन वहां इंक्लूड हो जाएगी उस फर्दरेंस में। सेकंड कहा ऑल पर्सन मस्ट बी प्रेजेंट फिजिकली। अब ये इंपॉर्टेंट बात जो मैंने कहा ना, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला इसका एसेंशियल है। क्यों? इन्होंने कहा सारे वो व्यक्ति, कौन, जो मैंने 5 व्यक्ति बताए वो पांचों के पांचों व्यक्ति वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए फिजिकली। ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्लानिंग करी और उसमें से एक व्यक्ति नहीं है तो उसको भी हम कॉमन इंटेंशन में लेंगे, नो। अगर वो व्यक्ति भी वहाँ पे आ रहेगा तो उसे कॉमन इंटेंशन के साथ ऑफेंस कमिट करने में लिया जाएगा। तो क्या कहा मैंने, सेकंड कहा ऑल पर्सन मस्ट बी प्रेजेंट फिजिकली, ऑल पर्सन इन एक्टिव रोल, ऑल पर्सन इन एक्टिव रोल। वो व्यक्ति, देखिए 5 लोग एक व्यक्ति के मर्डर करने के लिए जाते हैं, देखिए 5 पर्सन है, ये मर्डर करने जा रहे हैं, किसका मर्डर करने जा रहे हैं, एक सी व्यक्ति का मर्डर करने जा रहे हैं। 5 लोग हैं, सी व्यक्ति का मर्डर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इन सबको, इसके लिए अब क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए, इन्होंने तैयारी करी, इंटेंशन हो गई, ऑफेंस कमिट किया, ऑफेंस के लिए कमिट करने के लिए वो जाने लगे, उस फर्दरेंस में वो चलने लगे। क्या करा उन्होंने, चलना शुरू करा उसके फर्दरेंस में। कॉमन इंटेंशन इनके पास है, ऑल पर्सन प्रेजेंट है। अब इन्होंने कहा कि एक्टिव रोल में, यानी कि जब जो ऑफेंस करेंगे, मर्डर करने के लिए इन्होंने प्लानिंग करी, 2 लोग इसके हाथ पकड़ेंगे, 2 लोग इसके पैर पकड़ेंगे, एक इंसान बाहर खड़ा होगा और जो पैर पकड़ रहा है उनमें से एक व्यक्ति इसको मारने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या कहा, 2 लोग इसके हाथ और पैर पकड़ेंगे, एक व्यक्ति इसके मुंह को दबाएगा जिससे कि ये चिल्लाए चीखे नहीं, और एक व्यक्ति मारेगा, और एक वो व्यक्ति जो सिर्फ गेट पे खड़ा हुआ है, सिर्फ गेट पे, ध्यान से नोटिस करेगा इस चीज को, सिर्फ गेट पे खड़ा हुआ है और वो देख रहा है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये गेट पे व्यक्ति खड़ा हुआ है तब। लेकिन ये है एक्टिव रोल में, तब क्या माना जाएगा कि इन पर्सन ने जो ऑफेंस किया, जो मर्डर किया, वो पर्सन इनकी कॉमन इंटेंशन के साथ हुआ है। साथ ही यहाँ पे ये क्लियर कर दिया गया कि ये जो व्यक्ति हैं, पांचों की पांचों, जो 5 मर्डरर हैं यहाँ पे, ये पांचों की पांचों कैसे लाइबल किए जाएंगे, जैसे उन्होंने उसको खुद ही मारा हो। चाहे वो व्यक्ति यहाँ गेट पे खड़ा हुआ है, लेकिन इसका भी कार्य कैसा इंक्लूड किया जाएगा कि उसने भी मर्डर में, यानी कि मारने में उसमें साथ दिया है। तो इनको किसके लिए पनिश किया जाएगा, मर्डर के लिए पनिश किया जाएगा। ये बात करता है हमारा सेक्शन 34। क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है तो आप बताएंगे। एक पॉइंट में यहाँ पे आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगी, यहाँ पे ऑल पर्सन इन एक्टिव रोल, इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, वो है एलिस का, एलिस केस। एलिस केस के नाम से हम इसे जानते हैं, एक्टिव रोल पे रिलेटेड ये क्वेश्चन है सेक्शन 34 का। इसमें 3 व्यक्ति जाते हैं और डेथ कॉज करने के लिए जाते हैं।
डेथ कॉज करने के लिए जाते हैं, उनमें प्लानिंग हुई, कॉमन इंटेंशन थी, फर्दरेंस में गए, लेकिन वहाँ पे एक व्यक्ति बेहोश हो जाता है, किसी वजह से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है, वो एक्टिव में नहीं है, लेकिन और व्यक्ति जो है वहाँ पे वो एक्टिव रोल में है, उन्होंने मर्डर किया। तो यहाँ पे जो एक व्यक्ति जो वहाँ पे गिर गया है, बेहोश हो गया है, मतलब अपने उसमें नहीं है, सुध में नहीं है, उस व्यक्ति को यहाँ लायबल नहीं ठहराया जाएगा। हाँ, उसको अपने क्रिमिनल, उसको षड्यंत्र के लिए, उसको कॉन्स्पिरेसी के लिए, उसको क्रिमिनल इंटेंशन के लिए पनिश किया जा सकता है, लेकिन मर्डर के लिए उसे नहीं किया जाएगा। फोर्थ कहा है ना, ऑल पर्सन विल बी लाइबल टू द सेम ऑफेंस, सारे पर्सन ऐसे लाइबल होंगे जैसे कि उन्होंने सेम ऑफेंस किया है। क्लियर है ये चीज़ आप लोगों को? अगर क्लियर है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 34। अब हम बात करेंगे सेक्शन 38 की। सेक्शन 38 बात करता है कॉमन ऑब्जेक्ट की। कॉमन ऑब्जेक्ट यानी समान आशय की। क्या डिफरेंट है इन दोनों में? देखिए, कभी भी मैंने जैसे आपको बताया कि जो सेक्शन 34 होता है उसमें हमेशा क्या होता है, कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय होता है। यहाँ सामान्य आशय नहीं होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, कॉमन इंटेंशन नहीं होगी। एक ही फर्दरेंस में, मतलब कोई ऑफेंस अगर कमिट किया था उसके फर्दरेंस में ही वो ऑफेंस करने के लिए नहीं जगह हो, यानी कि यहाँ पे दोनों की जब कॉमन इंटेंशन ही नहीं है तो वो फर्दरेंस में काम कैसे करेंगे, तो ये भी नहीं होगा, कॉमन इंटेंशन भी नहीं होगी। ऑल पर्सन मस्ट बी फिजिकली अटेंड वहाँ पे, तो वो भी ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। और तीसरा पॉइंट का एक्टिव रोल यहाँ एक्टिव रहेगा। ऑल पर्सन विल बी लायबल फॉर द सेम ऑफेंस, नो, हर पर्सन उस ऑफेंस के लिए लायबल हो जाएगा जो ऑफेंस उसने खुद किया हो। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति को मारने की दो लोग प्लानिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति ए को मारने की दो लोग प्लानिंग करते हैं, जो बी और सी है, ठीक है। बी और सी मारना चाहते हैं ए को, ठीक है। बी और सी मारना चाहते हैं और ये लोग प्लानिंग करते हैं कि ए रोज शाम को टहलने के लिए अपने पार्क में आता है, आफ्टर डिनर वो वॉक करने के लिए अपने पार्क में आता है, तभी हम इसको मार देंगे। दोनों की इंटेंशन है, ये ए, बी और सी एक दूसरे को नहीं जानते, कोई कॉमन इंटेंशन नहीं है, लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट इन लोगों का क्या है, उद्देश्य इनका क्या है, ए को मारने का इनका कॉमन ऑब्जेक्ट है, लेकिन कॉमन इंटेंशन समान आशय है, सामान्य आशय नहीं है। इस चीज को नोट करिएगा, ठीक है। अभी इसको मारने आते हैं, यहाँ से बी जब ये अपने घर से वॉक के लिए निकला, बी आता है, इसको मतलब शूट करता है, गोली चलाता है और इसको मार देता है, और सी आता है और इसको यहाँ पे क्या करता है, आके पीछे से इसके सर पे डंडा मारता है, इससे इसको चोट लगती है, काफी खून बह जाता है और ये मर जाता है। यहाँ पे ए की डेथ कॉज की गई बी और सी के द्वारा। बी और सी यहाँ पे जब अरेस्ट किए जाते हैं तो यहाँ पे ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है पोस्टमार्टम के थ्रू कि इसको गोली लगने से, खून बहने से ज़्यादा इसकी डेथ हुई है या इसके सर पे जो डंडा पड़ा है उसकी वजह से, ब्लीडिंग की वजह से इसकी डेथ हुई है। तो यहाँ पे बी और सी दोनों ही मर्डर के लिए लायबल किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसका जो काम था, सी का जो काम था, वो थोड़ा कम ग्रेवियस था। क्यों? क्योंकि डंडा मारने से हो सकता है वो बच भी जाता, लेकिन गोली मारने से वो नहीं बच पाएगा। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। तो इस बी को लायबल किया गया मर्डर के लिए और सी को डाल दिया गया कल्पेबल होमोसाइड में इसको डाल दिया गया। लेकिन यहाँ पे ये जो बी और सी हैं वो अपने अपने ऑफेंस के लिए लायबल होंगे। यहीं पे अगर बी और सी की कॉमन इंटेंशन थी, इन दोनों अपने अपने कार्य को करते, उस बी सी से कहता कि आप डंडे से मारो और मैं बंदूक से मारूंगा, ये मर ही जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा सेक्शन 34। लेकिन अभी हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों का प्रीमीट ऑफ माइंड नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी निकल के आई है, वो है प्रीमीट ऑफ माइंड। मीन्स आपका मस्तिष्कों का पूर्व मिलन होना बहुत जरूरी है, ठीक है, तब होता है हमारा कॉमन इंटेंशन। और अगर मस्तिष्कों का पूर्व मिलन नहीं है, प्रीमीट ऑफ माइंड नहीं है, तो आपका क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका कॉमन ऑब्जेक्ट। तो यही डिफरेंट है सेक्शन 34 और 38 में, ठीक है। इसके लिए एक अच्छे से केस लॉ हम देख लेंगे। जब हम सेक्शन 34 करते हैं तो केस लॉ में सबसे पहला केस हम पढ़ते हैं गणेश वर्सेस राम राजा, और उसके बाद पढ़ते हैं गोरा चंद गोपी का केस। फिर गोरा गोपी चंद लिखिए, गोरा चंद गोपी लिखिए, एक ही बात है, और इसी नाम से जाना जाता है गणेश चंद वर्सेस राम राजा। देखिए, गणेश चंद वर्सेस राम राजा जो केस है और गोरा चंद गोपी जो केस है, इसमें ये चीज क्लियर की कि इन द फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन वो कार्य करना
होगा। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई सब्जेक्ट है, आपको उसमें करना है। अगर आपने किसी प्लानिंग की है तो वो जो एक्ट होना चाहिए उस जो आपने कॉमन इंटेंशन के साथ जो मस्तिष्कों का पूर्व मिलन कराया था, आपने जो षड्यंत्र रचा उसके फर्दरेंस में वो कार्य होना चाहिए। अलग अलग कोई एक्ट के लिए अगर उनका उस षड्यंत्र से हटके कोई कार्य करते हो तो वो उस एक्ट के अंदर लागू नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर एक साथ फ्री मीट ऑफ माइंड के साथ आप करते हो तो यहाँ पे लागू हो जाएगा। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इस सेक्शन का लीडिंग केस जो हम कहते हैं वो कहते हैं वॉरेन कुमार घोष वर्सेस एम्परर 1925। वॉरेन कुमार घोष वर्सेस एम्परर में जो एग्जाम्पल दिया जाता है वो बहुत ही अच्छा है। इसे पोस्ट मास्टर केस के नाम से भी हम जानते हैं। पोस्ट मास्टर केस, इस केस में क्या होता है, पोस्ट ऑफिस में पोस्ट ऑफिसर का मर्डर करने की प्लानिंग 5 लोगों ने की, जिसमें से जैसे मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया उसमें से 4 लोग अंदर जाते हैं, 5वां व्यक्ति जो बाहर खड़ा हुआ सिर्फ ये देख रहा है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो जब उन्होंने मर्डर कर दिया तो उस मर्डर में यही माना जाएगा कि वो 5 व्यक्ति जो हैं वो उसी तरीके से ऑफेंस में लायबल होंगे जैसे उन्होंने वो एक्ट खुद ही किया है। जैसे उसको बंदूक से मारने का कार्य उन्होंने खुद ही किया है, चाहे उसमें से बंदूक किसी एक ने चलाई हो। ठीक है, तो ये होता है हमारा वॉरेन कुमार का क्वेश्चन। लेकिन अगर सेक्शन 38 की बात करें तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट केस है वो है महबूब शाह वर्सेस एम्परर। ठीक है, महबूब शाह वर्सेस एम्परर, इस केस को हम सेक्शन 38 का केस मानते हैं और यही केस डिफरेंट बताता है सेक्शन 34 और सेक्शन 38 में। ठीक है, महबूब शाह वर्सेस एम्परर, इस केस की हिस्ट्री ये है कि इस केस में क्या हुआ था, 3-4 व्यक्ति होते हैं। वो व्यक्ति किसी एक व्यक्ति के खेत में जाते हैं, वहां से पहले के गांव में जो गांव में सरकंडे हुआ करते थे उसको तोड़ने के लिए वो अपनी नाव से जाते हैं और नदी पार करने के बाद वो कहते हैं इस खेत में जाके हम सरकंडे तोड़ के लाएंगे। जिस व्यक्ति का वो खेत था उसके फादर उसमें थे तो उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की। रोकने के बावजूद भी वो व्यक्ति नहीं रुक रहे थे और उस व्यक्ति जो उस खेत का मालिक था और वहाँ जो फादर थे उनको मारने की कोशिश करते हैं। मारते हैं तभी वो चिल्लाते हैं, चिल्लाने पर उनके भतीजा जो होता है वो आता है और वो आके उनको बचाने के लिए उसको मारने की कोशिश करते हैं। मतलब अपने चाचा को बचाने के लिए उन व्यक्तियों को जो सरकंडे ले जाते हैं उनको रोकने की कोशिश करता है और उनको खींचता है। जब तक वो खींचता है तब तक जो फादर थे उनका बेटा आता है और आके उनको मारता है। एक को उसने उसके सर पे वार किया और वो वहाँ पे एक व्यक्ति उसमें से मर जाता है और दूसरे व्यक्ति उसमें जो भतीजा था वो उसका कोई भी उसमें एक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति आके उनको मारता है वो मर्डर के लिए लायबल होगा, जबकि यहाँ पे वो व्यक्ति जो कि चाचा के चिल्लाने पे आया था, अपने चाचा के चिल्लाने पे आया था बचाने के लिए, वो व्यक्ति यहाँ लायबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन लोगों का प्री मीट ऑफ माइंड नहीं था, इन लोगों की कोई कॉमन इंटेंशन नहीं थी, वो सिर्फ सडन एंड प्रूफ जो ग्रेविएशन होती है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे आ गया था। सडन ग्रेव प्रोवोकेशन में के अकॉर्डिंग वहाँ पे आ गया था कि उसको लगा कि उसके चाचा के ऊपर वार किया जा रहा है, उनको बचाने के लिए उसने वार किया था। और वो बेटा जिसको लगा कि मेरा जो भाई है, कजन भाई है, उसको मार रहे हैं और उसके पिताजी को मार रहे हैं, इसलिए वो उसने आके अटेम्प्ट किया। तो इस तरीके से ये केस के डिस्कस किया जाता है। सेक्शन 30 जो सेक्शन महबूब 38 और 34 और 38 में डिफरेंस बताता है। सेक्शन हमारा केस टू लॉ जो उसका इम्पोर्टेंट है महबूब शाह वर्सेस एम्परर। ठीक है, तो यही बताता है वहाँ पे कॉमन इंटेंशन नहीं थी। देखिए महबूब शाह में क्या था, प्री मीट ऑफ माइंड नहीं था, प्री मीट ऑफ माइंड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और जबकि इसमें क्या है, वॉरेन कुमार घोष में क्या है, प्री मीट ऑफ माइंड है। प्री मीट ऑफ माइंड है। ठीक है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, बस यही इस चीज का अंतर है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक सेक्शन 34 और सेक्शन 38। ये है हमारा पढ़ाने का तरीका। अधिक जानकारी के लिए आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में मेरे से मतलब पूछ सकते हैं कि आप लोग जो इससे ज़्यादा अगर आपको इसमें पढ़ना है, क्योंकि हम वहाँ पे सेक्शन बाय सेक्शन बिल्कुल लाइन टू लाइन हम पढ़ाते हैं, तो आप बिल्कुल आके हमसे मिलिए। जो हमारी जो क्लास है वो है शारदा यूनिक लॉ क्लास, उसमें मैं आप लोगों को ऑफलाइन भी क्लासेस देती हूँ और ऑनलाइन जो कि हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से चलती है वहाँ भी मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ। तो अगर आप लोगों को क्लासेस ज्वाइन करनी है सो प्लीज़ ज्वाइन द क्लास, कांटेक्ट करिएगा मुझसे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, सम्मान दीजिए, सम्मान लीजिए। थैंक यू।